हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सीटेट हिंदी पेडागॉजी PYQ क्वेश्चंस, जो कि 30 प्रश्नों का होगा। और हम इस वीडियो में दोस्तों फास्ट रिवीजन करेंगे और आप जितने भी प्रश्न हल कर लेंगे आप वीडियो के लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण की बात हो रही है। दोस्तों व्याकरण के नियमों की बात हो रही है, नियमों के एक समूह के रूप में होती है, यह विचार किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ऑप्शन है BF स्किनर, वाटसन, लेव वांगोत्स्की या नोआम चॉम्स्की। तो दोस्तों यह विचार दिया था अमेरिका के प्रमुख भाषा वैज्ञानिक एवं दार्शनिक नोआम चॉम्स्की ने। किसने दिया था दोस्तों? नोआम चॉम्स्की ने दिया था यह विचार। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों फास्ट रिवीजन करेंगे, तो आप जितने भी प्रश्न हल कर लेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। निकटस्थ क्षेत्र की बात हो रही है दोस्तों विकास का, तो इसका ऑप्शन है मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है। बी ऑप्शन है बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। और तीसरा ऑप्शन है भाषा में प्रवाह जो बच्चा किशोरावस्था में पहुंचने पर, आगे देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नीचे है, अर्जित करते हैं। और चौथा ऑप्शन है दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। तो दोस्तों प्रश्न को देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों निकटस्थ क्षेत्र किसको कहते हैं? तो निकटस्थ क्षेत्र बच्चे के वास्तविक विकास, यानी कि बी ऑप्शन बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच के अंतर को विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप अपनी परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो दोस्तों यहाँ बच्चों की मौखिक भाषा यानी बोलचाल की भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करने का मुख्य घटक क्या है? तो चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए मुख्य घटक क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक साक्षरता। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रारंभिक साक्षरता। बच्चों के मौखिक भाषा विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करने का एक प्रारंभिक साक्षरता एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इससे बच्चों के अंदर, यहाँ बात हो रही है दोस्तों भाषा विकास की, तो इससे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास एवं भाषाई क्षमता का विकास होगा। और साक्षरता का प्रथम श्रेणी मौखिक भाषा के माध्यम से साक्षर होना होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपसे गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द निर्माण की रणनीति है? शब्द निर्माण की रणनीति नहीं है। दोस्तों शब्द निर्माण की रणनीति की बात हो रही है जो नहीं है। ऑप्शन है संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, बी ऑप्शन है वर्णों की रूपरेखा बनाना, सी ऑप्शन है शब्द के भागों का विश्लेषण करना और डी ऑप्शन है दोस्तों संबंधता स्थापित करना। तो दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द निर्माण की रणनीति नहीं है? तो वह हो जाएगा दोस्तों यही डी ऑप्शन संबंधता स्थापित करना। यह संबंध शब्द निर्माण की रणनीति नहीं है। और अन्य जो 3 विकल्प हैं, संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, वर्णों की रूपरेखा बनाना और शब्द के भागों का विश्लेषण करना, यह शब्द निर्माण की रणनीति का भाग है। और डी ऑप्शन जो है यह संबंधता स्थापित करना यह शब्द निर्माण की रणनीति का भाग नहीं है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रश्न है लेखन है। तो दोस्तों लेखन क्या है, यहाँ बात हो रही है। ऑप्शन है एक उत्पादक कौशल, विशिष्ट विधा तथा सीमित कौशल, एक ग्रहणशील कौशल या एक रेखीय प्रक्रिया। तो दोस्तों लेखन का कौशल क्या है? तो लेखन कौशल दोस्तों एक उत्पादक कौशल है। कौन सा कौशल है दोस्तों? एक उत्पादक कौशल है लेखन कौशल। दोस्तों प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है? ऑप्शन है दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, कक्षा में पठन कोना सृजित करना, कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना या कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना। तो दोस्तों कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना कक्षा में मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो अन्य 3 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, कक्षा में पठन कोना सृजित करना और कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, यह सभी मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता करते हैं। और जो डी ऑप्शन है कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना, यह मुद्रित या लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न है हमारा, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? दोस्तों यहाँ बोधगम्य निवेश की बात हो रही है। तो दोस्तों बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? तो बोधगम्य का निवेश का अर्थ है दोस्तों, बच्चों को ऐसी भाषाएं अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा में एक स्तर ऊपर है। यानी कि बोधगम्य निवेश दृष्टिगत भाषा को सीखने की पद्धति है जो बोलने के बजाय भाषा की समझ पर जोर देती है। दोस्तों क्या है बोधगम्य निवेश? जो बोलने के बजाय भाषा की समझ पर जोर देती है। इसके ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों को ऐसी भाषाएं अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है। तो दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को ऐसी भाषाएं अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है, यही बोधगम्य का अर्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है हमारा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। तो यहाँ 3 कथन दिए हुए हैं दोस्तों। एक ए नंबर कथन है, समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई बर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। बी ऑप्शन है, समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। सी ऑप्शन है, समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। तो दोस्तों इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यह जो ए ऑप्शन है, समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई बर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, यह सही है। और समग्र भाषा रचनावाद पर आधारित है, यह भी सही है। लेकिन जो यह बी वाला कथन है, समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं, यह सही नहीं है। तो विकल्प नीचे दिया गया है दोस्तों, तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो 8 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि ए तथा सी सही है तथा बी गलत है। अभी मैंने बताया कि ए और सी सही है तथा बी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, पठन सामग्री में है क्या यह जानना। बी ऑप्शन है, पठन में रुचि उत्पन्न करना। और सी ऑप्शन है, विशिष्ट सूची ढूंढना। डी ऑप्शन है, पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना। तो दोस्तों एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ होना चाहिए? तो इसका अर्थ होना चाहिए दोस्तों विशिष्ट सूचना ढूंढना। क्या होना चाहिए दोस्तों? विशिष्ट सूचना ढूंढना। बारीकी पठन सामग्री को बारीकी से ढूंढने का सही अर्थ होगा विशिष्ट सूचना ढूंढना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, जितने भी आप प्रश्न हल कर लेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है। दोस्तों यहाँ उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करने की बात हो रही है, तो इसके ऑप्शन है मौन पठन, शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, और डी ऑप्शन है सरसरी तौर पर पढ़ना। तो दोस्तों शिक्षार्थियों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है, तो वह कौन सा क्या सहायता करता है दोस्तों? तो वह सहायता करता है शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचन। ठीक है, सस्वर वाचन क्यों जरूरी है दोस्तों? सस्वर वाचन के द्वारा शिक्षार्थियों के अंदर उच्चारण की स्पष्टता होती है और नए नए शब्दों की ग्रहणशीलता का विकास होता है, इसलिए सस्वर वाचन बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है हमारा। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है स्टीफन क्रैसन, बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे या नोआम चॉम्स्की। तो दोस्तों चारों विकल्प में से कौन सा सही होगा, आप हमें कमेंट में बताइए। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों यह प्रस्तावित किया गया था जीन पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया दोस्तों? यह जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि ऑप्शन है उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है, सी ऑप्शन है उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है, और डी ऑप्शन है दोस्तों, डी ऑप्शन लिखा है उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता को विकसित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है हमारा। लिखा है कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। ठीक है, कक्षा 3 का गीत है लड़का जो कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? आइए ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया प्रयोग की जा सकती है। ऑप्शन है गलतियों पर लाल पेन से घेरा बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना। अगला ऑप्शन है गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहना, और सी ऑप्शन है गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थी को उन्हें सुधारने के लिए कहना, और डी ऑप्शन है बच्चे को, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है हमारा। माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? ऑप्शन है लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है, दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, सी ऑप्शन है एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, और डी ऑप्शन है किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें कमेंट में बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकता है, यानी भाषा के माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। दोस्तों आपसे निवेदन है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? ऑप्शन है पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके,
बी ऑप्शन है व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, और सी ऑप्शन है व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, और डी ऑप्शन है दोस्तों संरचना उपागम को अपना कर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमें कमेंट में बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, चॉम्स्की ने एक पुस्तक में कौन सी धारणा प्रस्तावित की है। ऑप्शन है बालक अनुसरण के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं, बी ऑप्शन है भाषा अधिगम आदत निर्माण की भांति है, और सी ऑप्शन है बालक जन्मजात तथा भाषा अधिगम की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, और डी ऑप्शन है दोस्तों बालक पुरस्कार तथा दंड के माध्यम से भाषा अर्जित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमें बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, बालक जन्मजात तथा जन्मजात भाषा अधिगम की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, वांगोत्स्की की सहयोगात्मक अधिगम युक्तियां किस पर केंद्रित हैं। ऑप्शन है शिक्षार्थियों की एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों का सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करना, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों का कक्षा में शांति बनाए रखना, और डी ऑप्शन है दोस्तों शिक्षार्थियों का शिक्षक को धैर्य से सुनना। ठीक है, तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमें कमेंट में बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिक्षार्थियों का सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करना। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन एक प्रक्रिया के रूप के संदर्भ में सही है। ऑप्शन है लेखन ग्रहणशील है, लेखन पुनरावृत्ति है, लेखन रेखीय है, या लेखन याद करना तथा पुनः उत्पादन करना है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा लेखन एक प्रक्रिया के रूप में संदर्भ में सही है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा हमें बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा दोस्तों लेखन पुनरावृत्ति है। ठीक है, यानी लेखन की पुनरावृत्ति बार बार होती है, यानी बार बार हम लिखते हैं तो इससे हमें और अच्छी तरीके से लिखना आ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के लिए सत्य नहीं है। मुद्रित समृद्ध परिवेश। ठीक है, ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण तथा मजेदार तरीके से भाषा सीखने में सहायता करता है, बी ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों को मुद्रित सामग्री के अनेक स्वरूप देखने के अवसर प्रदान करते हैं, और सी ऑप्शन है यह पठन कौशल को विकसित करने में सहायता करता है, और डी ऑप्शन है दोस्तों शिक्षार्थियों को मुक्त खेल गतिविधि के रूप में मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमें कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि शिक्षार्थियों, डी ऑप्शन क्या है दोस्तों, शिक्षार्थियों को मुक्त खेल गतिविधि के रूप में मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 20, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश शब्दावली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो बोधगम्य निवेश की बात हो रही है दोस्तों, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो यह प्रस्तावित की गई है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से हमें बताइए किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो यह प्रस्तावित की गई है दोस्तों स्टीफन क्रैसन के द्वारा। याद रखिएगा स्टीफन क्रैसन के द्वारा बोधगम्य निवेश शब्दावली प्रस्तावित की गई है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कितने प्रश्न हल कर लिए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षण अधिगम में समग्र भाषा है।
तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन है विधि, प्रविधि, उपागम या युक्ति। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो भाषा शिक्षण अधिगम में समग्र भाषा है? हमें कमेंट में बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपागम, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण अधिगम में समग्र भाषा एक उपागम है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 22। किसी पाठ्य सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या तात्पर्य है, बात हो रही है दोस्तों। तो ऑप्शन है पठन सामग्री को सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है। बी ऑप्शन है पठन में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ा जा रहा है। सी ऑप्शन है विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है। और डी ऑप्शन है पठन सामग्री के विवरण को समझने के लिए पढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पठन सामग्री को सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है हमारा। शिक्षार्थियों के लिए बोलकर पढ़ना किस तरह से सहायता करता है? ऑप्शन है बोलकर पढ़ने के लिए बात हो रही दोस्तों, बोलकर पढ़ना किस तरह से सहायता करता है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों की शब्द संपदा के निर्माण तथा उच्चारण संवर्धन में सहायता करता है। बी ऑप्शन है शिक्षिका को कक्षा में अपने प्रभुत्व के प्रदर्शन करने में सहायता करता है। सी ऑप्शन है पाठ्य सामग्री के विवरण को समझने में सहायता करता है। और डी ऑप्शन है दोस्तों शिक्षिका को कक्षा में शांति बनाए रखने में सहायता करता है। तो दोस्तों प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है शिक्षार्थी के लिए बोलकर पढ़ना किस तरह से सहायता करता है? दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पढ़ के बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि शिक्षार्थियों की शब्द संपदा के निर्माण तथा उच्चारण संवर्धन में सहायता करता है। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। प्रश्न है भाषा विकास पर पियाजे का सिद्धांत बताता है कि भाषा के माध्यम से सीखी जा सकती है। तो ऑप्शन है संबंध जोड़ने तथा समायोजन। बी ऑप्शन है समाज के साथ अंतःक्रिया। और सी ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि। डी ऑप्शन है बालक के मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि भाषा विकास पर पियाजे का सिद्धांत बताता है कि भाषा। तो दोस्तों इनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमें बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा दोस्तों संबंध जोड़ने तथा समायोजन। यानी भाषा विकास पर पियाजे का सिद्धांत बताता है कि भाषा संबंध जोड़ने तथा समायोजन के माध्यम से सीखी जा सकती है। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 25। भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को अवधारणाएं एवं कौशल समझाने में मदद करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए उनके घर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा तथा विद्यालय में माध्यम की भाषा का इस्तेमाल करती है। यह युक्ति क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन है विद्यार्थियों को भ्रमित करती है, भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करती है, लक्ष्य भाषा के अधिगम में भाषा बाधा डालती है। और डी ऑप्शन है लक्ष्य भाषा की निपुणता के विकास में हस्तक्षेप करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित करती है? ऑप्शन है पठन लेखन अंक ज्ञान पर, बुनियादी साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, केवल अंकीय संकल्पनाओं पर या गणितीय संकल्पनाओं पर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा बुनियादी साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बुनियादी साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्रीय उपकरण
के रूप में कहानी सुनने के लिए सत्य नहीं है। यहाँ नहीं की बात हो रही है। ऑप्शन है दोस्तों, यह कहानी के नैतिक मूल्यों को याद करने में सहायता करता है। यह अपने देश की क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विविधताओं को खोजने में सहायता करता है। यह सभी स्तरों पर पाठ्य चर्चा में कहानियों को समावेशित करने में सहायता करता है। और डी ऑप्शन है, यह कल्पना शक्ति तथा रचनात्मकता के संवर्धन में सहायता करता है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें कमेंट में बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यह कहानी के नैतिक मूल्यों को याद करने में सहायता करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है, भाषा अधिगम में खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र को किसके माध्यम से समावेशित किया जा सकता है। ऑप्शन है, खिलौनों का प्रयोग करते हुए रोल प्ले के माध्यम से। बी ऑप्शन है, कक्षा में खिलौनों का कोना तैयार करने के माध्यम से। और सी ऑप्शन है, नैतिक मूल्य सिखाने के लिए खिलौनों का प्रयोग करने के माध्यम से। और डी ऑप्शन है, अपनी पसंद के खिलौने के चित्र बनाने के माध्यम से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमें कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, अपनी पसंद के खिलौनों के चित्र बनाने के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थियों के श्रवण कौशल यानी सुनने के कौशल के आकलन के लिए सबसे उपयुक्त आकलन गतिविधि है। ऑप्शन है, रोल प्ले में किसी पात्र का अभिनय करना, बाजार के दृश्य का वर्णन करना, सुबह की सभा में समाचार पत्र पढ़ना। और डी ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी को अपने से सुनाना। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी को अपने से सुनाना। तो ठीक है, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, एक शिक्षक भाषा कार्य में व्यंजन सूची का प्रयोग करता है या करती है, यह व्यंजन सूची क्या है। ऑप्शन है, यह भोजन प्रबंध तकनीक के लिए एक प्राथमिक सामग्री है। बी ऑप्शन है, भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए प्रामाणिक सामग्री है। सी ऑप्शन है, विद्यार्थियों को भोजन खाने के लिए ललचाएगी। और डी ऑप्शन है दोस्तों, भाषा की कक्षा में सामग्री के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हमें कमेंट में बताइए। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सही हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए प्रामाणिक सामग्री है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही हल कर लिए हैं। और हमें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।